अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और मैं आज आपके सामने हाजिर हूं अपने शो के एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। व्यूअर्स, आज की जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, ह्यूमन राइट्स विजनेस की कमेटी की मेंबर भी हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ सिंध से इनका ताल्लुक है, तो इसके अलावा सोशल वर्कर भी हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं रोज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। कितना अरसा हो गया आपको माशाल्लाह से पार्टी में ज्वाइन किए हुए? अरसा तो नहीं, मैं तो बचपन से ही हम ज्वाइन डे पार्टी से एक बचपन से ही मोहब्बत थी, लेकिन एक बड़े होके जैसे ही बचपन से कैसे मोहब्बत थी? असल में मेरी पेरेंट्स के अलावा मेरी कुछ खानदान फैमिली सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ही ज्वाइन थे। तो बचपन से वो एक बजता था गाना दिला तीर बिजा, तो बस वो सुनते सुनते बीबी की जो मोहब्बत थी हमसे एक ज्वाइन हमारे, क्योंकि हमने जो भी सीखा वो बीबी से ही सीखा। तो बस वो उनको देखा और बस उनके पीछे पीछे, मतलब वो भी उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया हुआ था, वो भी पार्टी के मेंबर थे। बिल्कुल। तो ये आपके खानदान में है? बिल्कुल, मेरे हस्बैंड भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, मेरे ससुराल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो क्या खानदान भी पीपल्स पार्टी पहले ये तय हुआ था कि पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करो फिर शादी होगी? बस यही तय था। अच्छा, तो आपको कितना अरसा हो गया इस पार्टी को ज्वाइन किया हुआ? बिल्कुल, यानी कि जब मैं कॉलेज लाइफ में थी तो आपको पता है वो छोटा सा लाइफ होता है, बंदा एंजॉय करता है। तो मैंने एंजॉय करना पहले पसंद किया कि भाई दोस्त थे, खाना पीना गाना। जब खत्म हुआ तो सोशल वर्कर तो मैं कॉलेज के ज़माने से ही थी। अच्छा। मुझे अच्छा लगता था छोटे छोटे काम करना, उसकी मदद। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, सबने कहा सियासत पे आ जाओ, तो मैंने चलो इलेक्शन लड़ते। शौक में इलेक्शन में आई। अच्छा। इलेक्शन भी माशाल्लाह जीता। तो इलेक्शन जीत गई? अच्छा। क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर रही है मैंने के साथ, तो मैंने सारा काम सीखा हुआ था। लोगों ने कहा ये बच्ची में बड़ा टैलेंट है, दे दो से वोट। बच्ची पहले ही सीखी सिखाई थी क्योंकि ब्लड में ये चीज है। हाँ, आपके जेनेटिक्स से ये चीज चली आ रही है, तो इस तरह आपके अंदर जज्बा पैदा हुआ लोगों की मदद करने का। बिल्कुल, वो शौक भी था। वालिदा को देखती थी, वालिद को देखती थी, फिर हस्बैंड भी इसी तरह, हस्बैंड भी यही था। वो बस एक शौक होता है ना, खानदान में जब कुछ होता है तो बंदा सीखता ही वहीं से। देखिए आप तो वो एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, वालिदा से ज्यादा मिली है। अच्छा। इसीलिए खान लगाना पसंद करती हूँ ज्यादा। डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी का क्या काम होता है? इंफॉर्मेशन हमें देखिए, पार्टी ने जब ये ओहदा दिया तो ये बहुत बड़ी एतमाद की बात होती है, बहुत बड़ा ओहदा है हमारा। और पार्टी का हमें मैसेज घर घर पहुंचाना है जो हम काम कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब ने वैसे तो बहुत अच्छे काम किए, लेकिन हमें उस मैसेज को आगे पहुंचाना हमारा काम है। आप अपने लोगों तक, अपने जियालों तक, जियाले तो वैसे ही प्यार करते हैं, लेकिन आम पब्लिक तक ये मैसेज बहुत कम पहुंच रहा है। तो हम कोशिश करते हैं। देखिए वोट, आपको पता है कि इलेक्शन हो जाता है, वोट गलत लोगों को भी पड़ जाता है। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि इस बार पार्टी के लिए हमारा वोट वो सही जगह। तो वोट डालते भी तो वही लोग हैं। बिल्कुल, जाहिर है गलत वोट डाल देते हैं, फिर वो खुद ही पछताते हैं। अवाम जो है वो खुद ही गलत वोट डाल के गलत अपना वजीर आजम ले आती है। आपको ये लगता है? बिल्कुल, देखें वजीर आजम ने क्या कर लिया, इतने बड़े बड़े नारे लगाए, तब्दीली आएगी। इमरान खान के ही नारे थे, नौकरियां मिलनी है, घर मिलना है, प्रोजेक्ट आने हैं, यूथ प्रोजेक्ट। कहाँ है? नहीं, अभी तो खान साहब हैं, इससे पहले भी तो कितनी हुकूमतें गई। देखिए हमने जो असल काम जो देखा बीबी के वक्त में देखा, देखिए गुर्बत कम थी, बजट आया, अवाम को फायदा हुआ। नून लीग की भी हुकूमत आई थी, आपने वो नहीं देखा? देखा? भी मजा नहीं था। अच्छा, उसमें भी इतना मजा नहीं आया जितना देखिए रिलीफ मिलना चाहिए पब्लिक को। हम इतना टैक्स भरते हैं, हमें क्या फायदा है? आज हम बिजली से ले मोहताज है। देखिए हम कितनी लोड शेडिंग में परेशान है। कोई ऐसा घर नहीं बचा है, आप भले 32 लाख या 32 करोड़ के घर में भी रह जाए, लोड शेडिंग तो होनी है। क्यों नहीं हमारी मुल्क में बिजली पैदा हो रही है? क्यों नहीं हो रही है, आप बताएं। बिल्कुल, देखिए वफाक जो है, वफाक ने काम करना है ना। ये सारे थर में इतना कोयला मौजूद है, इस्तेमाल हो, कितना हमारा कचरा। वफाक कहती है सिंध हुकूमत काम करे, सिंध हुकूमत के भी वफाक काम करे। देखिए बुरा नहीं मानेगा, सिंध हुकूमत एक सूबा है, लेकिन जो घर जो है ना, आप देखिए 4 कमरे होते हैं ना। हाँ। मेन तो घर होता है, घर का सरबराह घर चलाता है। तो सरबराह कौन है? वजीर आजम में, उसी ने सब चलाना है। तो वो सब जब जगह सही तरह वो खड़ा होगा ना, हमारा वजीर आजम जितना मजबूत होगा तो सूबे उतने मजबूत होंगे। ये तो अभी खान साहब की हुकूमत को 1 साल नहीं हुआ है, 3 साल हो चुके हैं।
अच्छा, हुकूमत को 3 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। 3 सालों में चले एक बार, उनका तो पहला चांस है ना। इससे पहले भी तो नून लीग की हुकूमत थी। नून लीग ने देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जो काम करना था वो करके बाहर चले गए। क्या करना था? जो करना था, बनाना था, वो बनाया, वो चले गए। अच्छा। बीबी साहिबा की एक हुकूमत थी जिसमें बहुत ज्यादा काम प्रोजेक्ट मिले। हमने बाकायदा, आप उनके कितने प्रोजेक्ट है जो बीबी साहिबा के खुद के बने हुए, उसमें वुमेन के लिए आप सोचे कितनी हुकूमतें आई, क्या वुमेन के लिए काम हुआ है? जितना कि सिंध गवर्नमेंट ने किया, बीबी साहिबा का किया हुआ वुमेन्स के लिए हेल्थ प्रोग्राम था। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था अपना वुमेन पुलिस, कहाँ से के राइट्स के लिए बीबी साहिबा ने ही काम किया, और तो किसी हुकूमत ने नहीं किया। अगर वो कह रहे हैं इमरान साहब के मैं यूथ को लेके चलता हूँ, तो मुझे एक प्रोजेक्ट तो बता दे यूथ का। नहीं, कहाँ है यूथ को? आपने पता नहीं, आपको पता नहीं है कि अभी नया पाकिस्तान कर्जा देंगे और बेचारे भिखारी बनेंगे, और वो बेचारे कर्जा भरते बनेंगे सारे पे। ये प्रोजेक्ट नहीं होता है। अच्छा, आपने प्रोजेक्ट देना है। आपको लगता है ये कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं कि यूथ को काम देना? काम दें आप, कोई अच्छा, कोई ऐसा अच्छा कर्जे को आप क्या माफ कर देंगे कुछ अरसे के बाद? बिल्कुल भी नहीं। कौन माफ? ये कर्जा तो मुझे लगता है कि यूथ वैसे ही लेके खा लेगी। अच्छा, तो उसके बाद सारी जिंदगी आपको लगता है बढ़ती रहेगी, या वो मरती रहेगी या भरती रहेगी? इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं हम, जरा आपकी पार्टी तक ही महदूद रहते हैं, क्योंकि इतनी डिटेल में जाना अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल। आप बताएं, आपको कितना अरसा हुआ है इस पार्टी को ज्वाइन किए हुए? मुझे 10 साल हुए हैं इस पार्टी को ज्वाइन किए हुए। 10 साल हो गए आपको। 10 सालों में से शुरू से लेके अब तक का जो आपका पार्टी का सफर रहा, उसमें क्या क्या हर्डल्स आई आपको, क्या क्या देखा आपने? मैंने तो वैसे बहुत कुछ देखा और सीखा, और सीखने के बाद मुझे कुछ ऐसी चीजें महसूस होना शुरू हुई कि अपनी पार्टी के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि पहले तो वर्कर को इज्जत दी जाए, क्योंकि वर्कर्स एक एहसास होता है जब वो घर से बाहर निकलती हैं या निकलता है तो बहुत मेहनत करता है। तो छोटा वर्कर को मैं कहती हूँ कि बड़ी इज्जत दी जाए। बड़े ओहदेदार तो अपनी इज्जत खुद ही ले लेगा, जो छोटा होता है वो जो घर से निकलता है, वो जो हमारी माएँ बहनें, तो उनकी इज्जत हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उनके लिए मैं अपने बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन साहब को एक अपील करूंगी कि प्लीज आप छोटे वर्करों से मिले, क्योंकि आप उनको आपकी बहुत जरूरत है। तो आपको लगता है कि अभी जो है वो बड़े और छोटे में फर्क किया जा रहा है कि ये बड़ा वर्कर है, ये छोटा वर्कर है? बिल्कुल, ये थोड़ा फर्क मुझे महसूस काफी अरसों से हुआ है। आपकी अपनी पार्टी में ये फर्क देखा जा रहा है? बिल्कुल, मुझे महसूस हुआ, तो मैंने ये पार्टी में देखा है और मुझे महसूस भी हुआ, क्योंकि मैं उन माँ बहनों को जब रोड पे तड़पते तक देखती हूँ तो मुझे मेरा दिल जलता है, क्योंकि मैं भी बेटी हूँ, मैं भी माँ हूँ। लाजमी है, मेरे पास पावर है, मेरे पास पोजीशन है, मैं आराम से उस जगह पे पहुंच जाती हूँ। तो मुझे भी अफसोस होता है कि मैं अपनी उस माँ बहन को फटाफट नहीं लेके, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मेरी माँ बहन भी हाउस में जाके बैठे। तो आप क्या कर रही हैं छोटे वर्कर्स के लिए? हम तो कोशिश करते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं, हम उनकी मदद भी करते हैं, घर घर जाते हैं, घर घर हम मीटिंग्स भी कर रहे हैं उनके साथ। यकीन करें कि मेरे पास जितना भी टाइम होता है, मैं सारा टाइम अपने उन जियालों को, उन बहनों को, उन माओ को देती हूँ। अच्छा। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे वजह से अगर किसी माँ, बहन, बेटी या बेटा, यहाँ तक कि मुझे कभी कभी थानों में भी जाना पड़ता है। अच्छा। उनके मसाइल के लिए लाजमी है, हम इलाके में हैं, छोटे छोटे इलाकों में जब हम जाते हैं तो बेचारे किसी, तो लोग आपके पास अपने मसाइल लेकर आते हैं? बिल्कुल, मेरा तो घर इसीलिए खुला है। 24 घंटा कोई ना कोई आता ही रहता है, और आता है तो वो मसला भी हल करना पड़ता है। लेकिन एक अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर है या MP है, वो माशाल्लाह मुझे बड़ा सपोर्ट करते हैं, और जब भी मैं उनके पास कोई काम या कोई मसला लेके जाती हूँ तो वो फौरन से हल हो जाता है। आने वाले दिनों में आप इस मुल्क को आगे तरक्की करता हुआ कितना देख रहे हैं? देखिए, हमारी मैशियत तो इस वक्त तबाह है, जहाँ तक हम देख रहे हैं। जितनी मैशियत को तेजी से आनी थी उस तरीके से नहीं है। आपके हिसाब से वो तेजी नहीं आई? हमारी पॉलिसी को चेंज करना होगा। वजीर आजम साहब को भी सूबों को साथ लेके पॉलिसी को भी चेंज करना है, वजीर आजम साहब को भी चेंज करना है? नहीं, वजीर आजम साहब को हम क्यों चेंज करेंगे, पब्लिक लाई है, पब्लिक खुद चेंज करेगी। लेकिन देखिए, वजीर आजम साहब को चाहिए कि चारों सूबों के जो वज़ीर आला है उनको साथ लेके चलना है। वो सब उनके लिए एक ही मान दे, चाहे सिंध हो, सरहद हो, बलोचिस्तान हो। कोई सोतेले माँ बाप से नहीं वो बच्चे हैं कि उसके लिए कुछ अलग पैकेज, उसके लिए अलग पैकेज। जब आपने माँ जो होती है वो चारों बच्चों को इकट्ठे देखती तो है। आपको लगता है इन सब में यूनिटी नहीं है, साथ नहीं चल रहा है, आपस में इनकी यूनिटी नहीं है, या वजीर आजम साहब जो है इनको लेकर नहीं चल रहे? वजीर आजम साहब खुद नहीं लेकर मेरे ख्याल से चलना पसंद कर रहे हैं। जितना उन्होंने दावा किया था
जिस तरह वो कंटेनर पे खड़े थे और बड़े बड़े दावे किए थे, शायद हमें भी उस वक्त लगा कि इतने बड़े बड़े दावे, बड़ा अच्छी तब्दीली आएगी, लेकिन नजर नहीं आ रहा है। सॉरी मुझे बस मैसेज जो देखे हमारे दिल को, मैं भी एक आम पब्लिक की तरह ही आपसे इस वक्त बात करी। बिल्कुल, हम सिर्फ अपने नजरिए को पेश कर सकते हैं, बाकी वहां तक पहुंचना और उन बातों पे अमल दरामद होना एक बहुत ही डिफरेंट चीज हो जाती है। हम सिर्फ अपने नजरिए पेश करें, जैसा कि आपने बोला। एनीवेज, अभी आजकल जो है आपकी पार्टी क्या इकदामात कर रही है औरतों के हकूक को लेकर, या फिर शहर में जो हो रहा है उसको, उस चीज को लेकर? मैं ह्यूमन राइट्स विजिलेंस कमेटी की मेंबर हूँ। हमारा काम ही इंसानी हकूक के लिए काम करना है। हमने बहुत सारे केस इस वक्त हल करवाए हैं और बहुत जगहों पे पहुंचे। और सबसे बुरी ये लगता है कि जो बच्ची के साथ जो जना होता है ना 4 साल 5 साल, इसके लिए फाहिशी की जो अमल है उसको बंद करना जरूरी है। आपने ऐसे केसेस आए आपके पास? बिल्कुल, ज़ाहिर है हम ह्यूमन राइट्स के मेंबर है। तो क्या किया आपने? बहुत सारे केस पे तो देखिए ये होता है कि फौरी सुनवाई तो हो जाती है, लेकिन जो मुकदमा करता है ना लोग, आपको पता है गरीब लोग होते हैं, वो डर जाते हैं, बाज दफा वो बिक जाते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जब मुकदमा दर्ज करवाया जाता है तो फिर जाहिर है उसकी पैरवी भी करनी पड़ती है। वो डर जाते हैं, गरीब लोग इस बात से पीछे हट जाते हैं। जब बाअसर लोग सामने आ जाते हैं ना तो वो डर जाते हैं या बिक जाते हैं। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। और जो डर जाते हैं वो तो खैर, लेकिन जो माँ बाप बिक जाते हैं ना, तो मैं कहती हूँ आप लोगों के लिए डूब मरने का मकाम है। अगर ये चीज़ आप कैसे बिक सकते हैं, कत्ल आप कैसे माफ कर सकते हैं? बहुत, यानी कि वो बच्ची जो मर गई, आप नहीं बिके, आप ना डरे। ये 10 लाख 15 लाख शायद आपके नसीब में होगा तो वैसे ही आ जाएंगे, लेकिन आप अपनी बच्ची को इंसाफ दिलाएं। या इंसाफ के लिए मुकदमा तो फौरन दर्ज हो जाता है, लेकिन कोर्ट तक मुश्किल से कोई पूछता है। बिल्कुल, एक इंसानियत सोज वाकया होते हैं इस तरह के, और इस पे जरूर एक्शन होना चाहिए। क्योंकि और हमारे कोर्ट भी आसान होना चाहिए। जब केस चलता है तो 10 साल 15 साल वो बंदा भी थक जाता है। बाज दफा तो बंदे इतने बेजार हो जाते हैं, बोलते भाड़ में गया, अब केस चलना है चलो, नहीं चलाना इसको जन्म में करो, फाड़ दो। बेजार हो जाता है। एक देखे ना खुला का केस है, कितने महीने में खत्म होना चाहिए खुला का केस है? 6 महीने के अंदर उसकी जान छुड़वाए, और खुला का केस 2-2 साल चल रहा है। मेरे ख्याल से 2 साल में एक सही औरत बच्चा भी पैदा करके वो बड़ा हो जाता है। तो ये सारे केस हमारे कानून को क्यों नहीं इतनी ताकत और क्यों नहीं इतनी जल्दी हल हो रहा है? अभी तो बहुत सारी बेहतरी आ गई है कानून में। पुलिस जो है उसका बड़ा इंटरेक्शन होने लग गया है अपनी आवाम के साथ। शहर में बड़ा अच्छा है। मैं ह्यूमन राइट्स से हूँ। मैं जब सिंध में जाती हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, वुमेन पुलिस मुझे वहाँ नजर नहीं आती। तो सिंध भी तो आपकी पार्टी हम निशानदेही करवा रहे हैं। सिंध तो आपकी पार्टी बिल्कुल, हम निशानदेही करवा रहे हैं। हमने पंजाब में भी करवाई, क्योंकि ये जरूरत है। हमें वुमेन पुलिस हर जगह जरूरत है। जब लेडीज किसी केस के लिए जाएगी तो वो जेंट्स के पास नहीं जाएगी, वो घबराएगी। बिल्कुल। और आम सी लेडीज तो थाने में जाते हुए घबराएगी, वो तो उस गेट से ही चली जाएगी। लेकिन आप कह रही हैं कि जब आप सिंध में जाती हैं तो आपको अफसोस होता है, तो वो सिंध तो है ही आपका। बिल्कुल। तो मैं देखें, हम विजिलेंस कमेटी के मेंबर हैं, हमने तो अपने सीएम तक के सब कुछ पहुंचा दिए। हम बिल्कुल खामोश रहने वाले नहीं है। हम तो चाहते हैं हमारा काम हो। तो वहाँ पुलिस की तो वो इस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने ओके भी किया और वो काम भी करेंगे। और वो इंशाल्लाह हमारे जो सीएम है मुराद अली शाह साहब, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वो बड़ा सपोर्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं करते, अगर उन तक कोई चीज पहुंच जाए तो वो उससे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब वो उस पे फौरन एक्शन करते हैं। बिल्कुल। अब देखिए कोरोना का ही हाल देख लें, कितने मुल्कों, हमारे 4-3 शहरों में ज्यादा था लेकिन सिंध में कम था। तो ये क्रेडिट भी तो हमारे सीएम को ही जा रहा है ना। सही। तो उनकी सख्ती की वजह से। तो अभी जो कोविड जो है वो मतलब गुजर चुका है, अभी जो वैक्सीनेशन चल रही है, आपने वैक्सीन लगवाई है? बिल्कुल। तो आपको लगता है कि वैक्सीनेशन करवानी चाहिए? बिल्कुल। आसपास अफवाहें फैली हुई हैं कि 2 साल बाद बंदा जो है वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको क्या लगता है, ये सही है या ये ऐसी अफवाहें हैं? ये अफवाहें हैं, झूठ है। लोगों को तो बस काम होता है, फालतू टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो वो सोशल मीडिया पे बना देते हैं और अखबार में दे देते हैं किसी की फ़ोटो के साथ कि फलाना डॉक्टर ने ये मैसेज चलाया था। अब ऐसा होना होता तो करोड़ों नहीं, पता नहीं कितने लोगों ने, अरबों लोगों ने ये वैक्सीनेशन करवाए, क्या पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी? तो ऐसा कुछ नहीं है। इतने ज़्यादा साइंसदान है, उन्होंने तजुर्बा किया है। ये वैक्सीन ऐसे नहीं बनी है, उसे 2 साल से बनने में लगे, तो कोई 2 साल में किस तरह एक्सपायर हो जाता है? ये अफवाह है, इस पे कान ना धरे।
बच्चों को भी लगाएं, अपने आप को भी लगाएं और सेफ करें अपने मतलब इन अ पॉजिटिव वे आपका ये मैसेज है आवाम के लिए कि वैक्सीनेशन जो है वो जरूर लगवानी चाहिए। मैं खुद अपने बच्चों को लगाऊंगी, मैं खुद भी लगा चुकी हूँ, हमारी पूरी फैमिली जब तक लगा चुकी है। अब बच्चों का स्टार्ट होगा तो बच्चों तक भी लगाएंगे, तो ज़ाहिर है क्या हमें अपनी जान नहीं प्यारी है अगर इसमें कुछ हो तो। बिल्कुल सही है, यहीं से हम अपनी बात को आगे कंटिन्यू करेंगे। व्यूअर्स, मैं मिलूंगी आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम लोग बैठे हैं इस वक्त रोज खान के साथ जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बहुत सीनियर रुकन है। मुझे ये बताइए कि अभी पिछले दिनों कौमी असम्बली में बजट के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फिल्म जो है वो फिल्माई गई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो वो मुझे लगा कि मच्छी बाजार चल रहा था। इस तरह की फिल्में कौमी असम्बली में करना बहुत बुरी बात है। सारी दुनिया की नज़रें हम पर होती है, मीडिया हमें देख रहा होता है, हम ही से बहुत लोग सीखते हैं। दुनिया के अलावा मेरे ख्याल में वो लोग ज्यादा कॉन्शियस होते हैं आप लोग को देखने के लिए जिन लोगों ने आपको वोट देके सीटें दिलाई। बच्चे हंस रहे थे जब ये मंजर चल रहा था, तो मेरे खुद के बच्चों ने बोला कि मच्छी बाजार है, और मैंने वो शीरी मजारी का जो सीन देखे तो मैं खुद भी हंसती रही कि इतनी बड़ी वुजरा, ह्यूमन राइट्स की वुजर यानी कि वजीर, वो इस तरह की चीप हरकत एक कौमी असम्बली में। आपको क्या लगता है दोनों में से रिस्पॉन्सिबल कौन था? देखिए, दोनों में से ज्यादा तो मुझे पीटीआई का लगा उस वक्त, और पीटीआई वालों ने, देखिए तमीज का एक दायरा होता है। खैर, हमेशा आपकी हुकूमत है, आपको पता है हमारे पास पावर है, हुकूमत तो पीटीआई की है ना, पावर उनके पास है, तो इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी? आप तो अपनी हुकूमत में सब कुछ कर सकते हैं, तो शोर मचाना जरूरत नहीं थी। आप इस वक्त कंटेनर पे नहीं खड़े थे, आप इस वक्त कौमी असम्बली में खड़े थे, तो आप अपने पावर को, अपने राइट्स को सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, जब हमारी असम्बलियों के ये हाल होना शुरू हो जाएंगे तो हमारा मुआशरा इन चीजों से क्या सीखेगा? बिल्कुल कुछ नहीं। ना कौमी असम्बली हमारी बची है और ना ही सिंध असम्बली हमारी महफूज है। बिल्कुल नहीं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत गलत बात है। आप अपने राइट्स को अपनी सीट पे खड़े होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने इतना बड़ा पावर दिया है, एक MP MNA के पास बहुत बड़ा पावर होता है। आप अपने राइट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने प्रोजेक्ट को वहाँ शेयर कर सकते हैं। उस प्रोजेक्ट से आवाम का कितना फायदा हो सकता है। ये शोर शराबा में आप अपना इतना टाइम वेस्ट करते हैं, तो मैं तो कहती हूँ कि आप अपने प्रोजेक्ट पे, अपने राइट्स पे इतना टाइम लगा ले तो शायद पाकिस्तान ज्यादा तरक्की कर लेगा। बिल्कुल, इसके बारे में मैं कुछ नहीं अभी कहना चाहूंगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझे ये बताएं, PDM जब बनी तब आपको तो पता ही है, PDM माशाल्लाह से बड़े जोरों शोर से बनी और बड़े वहाँ पे भी बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली गई कि हम एक हैं, और ऑब्वियसली ऑपोजिशन ने बड़ा वो एका किया, लेकिन एकदम से बीच में आया कि PDM टूट गई। जी, PDM के टूटने की वजह क्या थी, क्या लगता है आपको? जब एक साथ सारी जमातें बैठती हैं तो उनका एक एका होता है कि हमने साथ काम करना है, तो उन्हें बड़ा मजा भी आता है। जमात में देखिए, एक खाली पीपल्स पार्टी नहीं थी, बहुत सारी जमातें। मैं वही कह रही हूँ ना, PDM का मतलब यही है ना कि बहुत सारी जमातें बैठी। मैंने पीपल्स पार्टी नहीं कहा, मैंने PDM बोला। तो मैं वही कह रही हूँ कि बहुत सारी जमातें बनी, और जब वो एक PDM का जलसे हुए, हम भी बाकायदा उसमें थे, हम उस जलसों के साथ हमने सपोर्ट भी किया। लेकिन देखिए, कुछ बड़े हमारे होते हैं, यानी कि हमारे चेयरमैन साहब का भी फैसला था, शायद कुछ गलती उन्हें महसूस हो रही होगी, या वहाँ कुछ ऐसे फैसले हो गए होंगे गलत, तो उन्होंने जो बेहतर समझा उन्होंने साइड कर लिया। क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब जो फैसला करेंगे, हमारा एका उनकी तरफ होगा, वो कहेंगे तो हम उनके साथ हर वक्त सपोर्ट पे, तो हम उनके बिगड़ तो कहीं नहीं जा सकते। हमारे चेयरमैन साहब माशाल्लाह एक ज़हीन इंसान है, उनकी सोच अपनी वालदा की तरह है, तो हमेशा वो सोच समझ के काम करते हैं, और माशाल्लाह हमें यकीन है कि वो हमारे वतन के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए अपनी वालदा जैसा ही कदम उठाएंगे। ठीक है, आपके लीडर हैं, ऑब्वियसली आप उनकी बात नहीं मानेंगी तो आप किसकी बात मानेंगी? ठीक है, PDM के टूटने का ये आपने एक मतलब देखिए, मैं ज्यादा गहराई में तो नहीं जाना चाहूंगी। देखिए, नहीं, गहराई में तो मैं भी नहीं जा रही हूँ, लेकिन बस एक सादा सा सवाल है। PDM बहुत जोरों शोर से बनी, फिर टूट गई, और फिर उसके बाद दोबारा से आ गई वापस। जाएगी। देखो, और दोबारा बनी, तो दोबारा बनने की क्या वजह थी? टूटने की भी वजह हमारी आवाम जानना चाहती है। देखिए, जब एक चीज बनी बड़े शोरों से, फिर वो टूटी, आवाम को जानना है। फिर हम तो चाहते हैं कि दोबारा भी ज्वाइन हो, लेकिन
देखिए काम हो। तो अभी तो फिर से एक हो गए ना। जब कुछ मसले हल ना हो तो फिर ज्वाइन होने का कोई फायदा नहीं। अगर ज्वाइन होके कुछ मसला हल होना है ना पाकिस्तान का, पाकिस्तान में फायदा होना है, तो मैं तो कहती हूँ कि 10 बार टूटो 10 बार जुड़ जाए, लेकिन फायदा हो। तो अभी जो है वो दोबारा से पीडीएम जो है एक साथ हैं सब। हम कहते हैं अल्लाह करे वो कामयाब हो। अच्छा, तो अभी आपको लगता है पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा होगा? इंशाल्लाह हम चाह रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, माएँ बहनें। देखिए मैं एक दुआ नहीं करती हूँ, मैं जब गरीब इलाकों में जाती हूँ ना तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जब उनके पास एक टाइम की रोटी खाने के लिए नहीं, वो जो 3 टाइम का खा रहा था वो एक टाइम पे आ चुका है। बेरोजगारी हद से ज्यादा बाहर है, घर लोगों के तोड़ चुके, रोडों पे लोग आ चुके। अभी देखें अलादीन पार्क का क्या हाल था। कुछ दिन पहले आप देखें कितने ये जिस तरह की ये मंसूबे हो रहे, ये मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के लिए खुशाइंदे। पाकिस्तान का अगर आपने किसी का घर तोड़ना है तो पहले इसको आप कैसे तोड़ सकते हो? आप सारी जिंदगी वहाँ रह रहे हो, आपके बच्चे वहाँ रह रहे, और एकदम से एक नोटिस लेके बंदा आ गया और तोड़ो निकलो बाहर, ऐसे कैसे हो सकता है? सही। ये तो बड़ा अजीब सा है। ये कोई तो आपको लगता है कि ये जो फैसले हो रहे हैं ये फैसले नहीं ना होने हो? चाहिए? पता है वो जब वो सीन हम देखते हैं ना तो हम भी इंसान है, हमारे दिल भी खून के आंसू रहते हैं। और मैं तो कहती हूँ कि देखिए आपने इंसाफ तो यहीं पे करना है, लेकिन एक खुदा का घर भी है, वहां पर भी जवाब देना है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि हुकूमत है, हुकूमत कोई भी फैसला या कोई भी डिसीजन ऐसे थोड़ी ना ले लेगी? चलो ना कोई रीजन तो होगी उसके अच्छा है अगर आप चलो तोड़ लें, ठीक है तोड़ दें, उसके बदले कोई और जगह तो देना उसे। आप उन्हें रोड पे लाके छोड़े। ऐसा तो मुझे लगता है कि कत्लो गारत और बढ़ेगा और डकैती बढ़ेगी। ज़ाहिर है उनके बच्चे जब रोड पे आएंगे वो किसी को देखेंगे तो वो कहेंगे हमारे साथ तो जुल्म हुआ है, तो हम दूसरों के साथ जुल्म करेंगे, तो ये तो वहशियत और ज्यादा बढ़ेगी। इससे कुछ लोगों में मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा हो रहा है। नहीं तो आपकी जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में क्या अपना किरदार निभा रही है, या इन सारे सिचुएशन में आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब थर का ये बड़े शोर शोर से निकला कि थर के बच्चे भूख मर रहे। मैं बाकायदा थर गई, मैंने वहाँ विजिट किया, बाकायदा मैं सोच रही थी कि शायद बच्चे भूख मरते होंगे। जब मैंने थर देखा तो मैं तो थर को ही देखते रह गई। इतना खूबसूरत, इतना काम किया सिंध गवर्नमेंट ने। अच्छा। माशाल्लाह। आज थर को देख के कोई कह नहीं सकता वहाँ पानी के कितने कुएं लगाएं कि आप सोच नहीं सकती है। थर में आप कभी मेरे साथ चले तो ये सिर्फ झूठ होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा सिंध में काम किया है, तब तो वो जीत रही है। यानी कि आपको लगता है जो नेगेटिव पहलू है वो टीवी स्क्रीन पर दिखा दिए जाते हैं, पॉजिटिव चीजें जो है वो नहीं दिखाई जाती। आप ऐसा करें कि हैदराबाद से एक गाड़ी लें और सफर करें और रोड देखें, अगर आपको कोई एक खड्डा नजर आ जाए ना तो आप मुझे सलाम कर दीजिएगा। बहुत अच्छा काम किया हमारे सीएम ने, और हमारे सीएम आइंदा भी और अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त कराची में जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं मुझे बता दें कि किसके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए। इस वक्त लियारी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट देखें अब स्टार्ट हो रहा है, 2.5 अरब का प्रोजेक्ट। लेकिन अभी तो खान साहब की भी यहाँ पे काफी सारी सीटें हैं, उनके लोग भी काफी काम कर रहे हैं। नहीं वो मुझे नजर नहीं आए, सॉरी। मेरे खुद के एमएनए भी मुझे नजर नहीं आए। मैं तो उनको ढूंढती रह गई काफी दिनों तक कि शायद मेरे एमएनए मुझे कहीं नजर आ जाए। मैंने तो एक टीएमटी के लिए भी उनसे सवाल किया कि भाई मेरा टीएमटी खराब हो गया हमारा, आप वही ठीक करवा दो। उनके बस में तो वो नहीं था, वो कह रहे अद्दी फरियाल से करवा लो, तो अद्दी फरियाल का काम नहीं था, एमएनए आप थे हमारे इलाके के। तो ऐसा तो मुझे पीटीआई का कोई एमपीए एमएनए मुझे नजर नहीं आया। तभी तो देखे बल्दिया की सीट जीती भी हार गए। तो ये सब कुछ है, आप जब कुछ करोगे तो आप सीट जीतोगे। पब्लिक सब कुछ देख रही है, आजकल पब्लिक बड़ी चालाक हो गई है, वो सब देखती है। तो ये तो वही पब्लिक है जो वोट देती है, तो फिर हर दफा एक नया वजीर आजम जो है, पब्लिक क्या ट्रायल पे रह गई है? एक बिरयानी की प्लेट पे पब्लिक क्यों बिक जाती तो मैंने आपको देखे पहला जब सवाल मैंने आपका जवाब, एक बिरयानी की प्लेट पे बिकने वाली पब्लिक से आप उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि वो कोई अच्छा वजीर आजम चुनेगा? आपको लगता है कि पब्लिक जो है उसको अकल नहीं है? नहीं चुनेगा, नहीं चुनेंगे इंशाल्लाह। देखिए वक्त के साथ सब कुछ सुधराव होता है, और जब इंसान धक्का खाता है ना, धक्का और चोट खाता है, तो चोट तो अब तो खाली बड़ी जबरदस्त वाली। जो रोड पे आ गए, बेरोजगार हो गए, मैशियत तबाह, कुछ नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। हम तो लोड शेडिंग के इंतजार में होते, 8-8 घंटे लोड शेडिंग, तो तबाह और बर्बादी के दौर पे तो हम गुजर ही रहे हैं। तो अब तो बहुत अच्छी चोट खाई हुई है। तो मैं तो चाहती हूँ कि इलेक्शन के वक्त आप वोट उसको दें जो आपकी राइट्स के लिए काम कर सकता है, जो आपके लिए काम कर सकता है। निस्बतन आप उसको वोट ना दे जो सिर्फ पैसे बनाने आया है बाहर से। तो आपको लगता है इससे पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने राइट्स के लिए कोई काम नहीं किया? देखिए मुझे तो जहाँ तक मैंने आपको बताया ना कि भुट्टो साहब की जो हुकूमत थी वो बड़ी नाइस थी। भुट्टो साहब के अलावा भी आपको बीबी पता के है, पास, हाँ बीबी की आई, बीबी के अलावा भी और हुकूमतें नहीं वो मुझे उसके बाद एक नवाज शरीफ की थी, वो कुछ बेहतर थी। उसमें भी ये था कि कारोबार
मैशियत थोड़ी ढंग से थी, लेकिन इसके बाद जो दोबारा आई तो वो मैशियत वहीं से तबाह होना शुरू हो गई। और तीसरी हमारे खान साहब ने तो बिल्कुल डुबा दी, शायद उन्हें हुकूमत चलाने नहीं आई या कुछ वो सीखे हुए नहीं आए थे। तो देखें, जब वो उन्होंने अपने वुज़रा जो चुने थे ना बड़े मजे मजे से, तो अगर उनको लाना था तब्दीली, तो नए यूथ का बच्चा उठा लेता, रोड से ले आता अपना वजीर बना के, ले आता एक घर की औरत जो आम सी थी। ये करप्शन वाले तो लाए, कौन से नई चीजें? नहीं तो जरूरी थोड़ी है कि जो पहली दफा वजीर आजम बन जाए आप उसको थोड़ा टाइम तो दें। इससे पहले भी तो आपने कितने लोगों को वोट देकर उनको टाइम दिया, 3 साल दे दिया। बंदा 3 साल में कितनी दफा वो लोग वजीर आजम बने, ये इसका तो पहली दफा है। पहले दफा भी माशाल्लाह 70-80 साल का एक बंदा है, उसने इतनी तो सेंस होगा, उसने इतने साल अपनी पार्टी को चलाए, 25-30 साल हो गए उसने पार्टी में इतना काम किया है, तो कुछ तो होगा ना, उसने कुछ तो दिमाग बनाया होगा वजीर आजम बनने से पहले कि मुझे ये प्लानिंग है, मुझे ये काम करना है। तो मुझे तो नहीं लगता उनकी काबीना जो बैठी है वुज़रा, उनके पास कोई खास प्लानिंग है। अगर खास प्लानिंग होती है तो देखें, वजीर आजम तो आपने वो वजीर आजम एक हमारे हैं इंग्लैंड के, साइकिल पे चल के भी बड़ा काम कर लिया, तो करते हैं। हम तो यहाँ प्रोटोकॉल से ही नहीं निकल रहे। पहले तो हमारा प्रोटोकॉल कम नहीं हो रहा, पहले हम कहते हैं हम प्रोटोकॉल के खिलाफ हैं, हमने कहा कि बिजली का बिल बढ़ जाएगा तो वजीर आजम चोर है। तो आज हम किसको चोर कहें? हम चोर किसको कहें? हमारा तो बिल अब मेरा ख्याल से लाखों में आ रहा है। मेरा बिल खुद का ही लाख से कम नहीं आता। अच्छा। फिर जो आम पब्लिक है बेचारी, उनकी तनख्वाह 25 है, उनका बिल 50,000 रुपये आ रहा है, तो वो क्या खाना खाए या बिल भरे? और उसके बाद आप 2 महीने के बाद नोटिस लिख देते कि घर में आके काट देगा बेचारा, वो चोरी करे, डके डाले, कहीं से भी लाए, बिल भरना है। बिल्कुल, रोटी नहीं खानी, बिल भरना जरूरी है। तो ये क्या है? 500 रुपए में आप अगर एक आसान सी बिजली नहीं पैदा कर सकते? कितने सालों में हमारे मुल्क लेकिन डैम, आपको पता है डैम तो बन रहा है ना, अब डैम बन रहा है ना, इतने सालों की प्लानिंग के बाद डैम बनना भी। देखें बाहर मुल्क में आप अमेरिका के प्रोजेक्ट देख ले, लंदन के देख ले, तो आप उन्हीं से सीख ले। सीखना कोई आजकल तो बच्चा, किसी एक बच्चे को खड़ा कर दे MA पास, वो आपको एक प्रोजेक्ट बना के दे देगा। तो क्यों नहीं लाते हम उन लड़कों को, क्यों नहीं लाते हम यूथ को? यूथ का नाम ही लिया था ना, तो मैं तो कहती हूँ उन्हीं में से ले आते। पढ़े लिखों की कमी नहीं है पाकिस्तान शहर में, एक से एक टैलेंट, एक से एक भरपूर टैलेंट यहाँ मौजूद है। यानी कि आपको लगता है कि आगे आने वाले दिनों में हमारे यूथ को, हमारे यंग जनरेशन को मौका देना चाहिए। आपने यूथ को सीनियर के साथ ज्वाइन किया, लेकिन आप कैसे एक आम बंदे को उठा के वजीर आजम बना देंगे? वजीर आजम ना बनाए, वजीर तो बना सकते हैं, उनसे कुछ, उनको किसी प्रोजेक्ट में डालें, अपने साथ ज्वाइन रख सकते हैं। प्रोजेक्ट अगर ना है, आपका सीनियर वजीर बन रहा है, प्रोजेक्ट तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे बच्चों के पास क्या क्या ज़हन है, हमारे बच्चों का जहन बाहर मुल्कों में यूज हो रहा है। सही। हम मुंह देख रहे हैं, वो वहाँ यूज हो रहा है। वो उन्हीं के जहन से उन्होंने क्या क्या चीजें नहीं ईजाद कर ली। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जब डिग्री लेके आते कहते फालतू डिग्री है, फेंक दो। ये हमें ये कमेंट्स मिलते तो हमारा दिल नहीं चलेगा कि एक MA पास बच्चा कहता है फालतू डिग्री है, मैं कुछ बिजनेस जाके कर लेता हूँ रोड पे खड़े होके। वो नौकरियों के लिए धक्का खा रहा होता है, तो क्यों नहीं वैकेंसियां इतनी आती? अभी बहुत सारे लोगों को जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। बिल्कुल दरखास्त के बिगैर, दरखास्त नहीं मिलती है, नौकरी से निकाल दिया जाता है मजदूर तबके को। अरे आप रहम करें मजदूरों के ऊपर, वो वैसे ही बेचारे परेशान है। क्या आपने लिख दिया कि कब्र के अंदर जाना है तो क्या वाकई कब्र के अंदर जाना है? इस तरह नहीं होता है। हर किसी ने अपना रोल प्ले करना है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या PTI से या नून लीग से, लेकिन रोल प्ले करना आप सबका काम है। मेहनत करना, देखिए हम सबका एक फर्ज है, आपका भी है, मेरा भी है, हम सबका है। वो कहते हैं ना, अगर आपने अच्छाई शुरू करनी है तो आप अपने घर से शुरू करें। बिल्कुल, हमने कुछ करना है। देखें मेहनत करने वाले के लिए कोई रास्ता बंद नहीं है। पाकिस्तान हम सबका है। बिल्कुल, हमारा भी दिल जलता है जब हमारा मुल्क बर्बाद होगा तो हम तो रोड पे आएंगे। वही बात है ना कि आज से कितने साल पहले, 72-73 साल पहले, अगर अंग्रेज कायदे आजम साहब नहीं आते, हमारे बानी थे ना कायदे आजम, अगर उसने पाकिस्तान आजाद नहीं किया तो आज हम क्या होते? हम गुलामी की जिंदगी। आज हमारी जो थी कश्मीर जैसी होती और अपना फलस्तीन जैसी हमारी हालत होती या नहीं होती, तो हमें तो एहसान मानना चाहिए कि कायद ने हमें पाकिस्तान दिया। बिल्कुल, हम सबको इस बात पे बहुत फख्र है और बहुत एहसान मानते हैं, क्योंकि अगर इस मुल्क को ना बनाते तो आज हम और आप कहीं ना कहीं किसी के गुलाम बनते। बिल्कुल, हम गुलाम होते, हमारी कोई हैसियत नहीं होती, हमारा कोई पासपोर्ट नहीं होता, तो ये हमारी कोई पहचान ही नहीं होती, हम कोई शनाख्ती कार्ड नहीं होता, हम तो एक बेकार से बंदे होते। जो आज कश्मीर की आप हालत देखें, वो अपनी आज़ादी के लिए तरस रहे। अल्लाह पाक का शुक्र है हमें इतना प्यारा मुल्क मिला है, इतनी मादनियात, इतनी खजाने, इतना सिस्टम हमारे मुल्क में। लेकिन खुदारा पहले आप बेईमानी और करप्शन बंद कर दें और पाकिस्तान के लिए सोचें। लेकिन करप्शन आप कैसे बंद कर सकते हैं? ये तो एक मेजॉरिटी में चीज आ जाती है और ये
बहुत ऊपर से आ रही है। आप किस को खत्म करेंगे? एक अकेला बंदा जो है वो इस चीज को नहीं खत्म कर सकता। देखिए, अकेले बंदे ने बड़ी बड़ी बातें की थी एक कंटेनर पे खड़े यहीं होके। से मैं अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करूंगी। व्यूअर्स, मैं लेती हूँ आपसे एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ गए हैं ब्रेक से वापस और रोज खान जी के साथ बहुत ही मजे मजे की चिटचैट चल रही है। और माशाल्लाह से अभी हम बात कर रहे थे, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। कंटेनर की आप बात कर रहे थे कि वो कंटेनर पे नहीं खड़े हुए थे। हाँ, देखिए, हमारे जो वज़ीर आज़म साहब थे उन्होंने बड़े कंटेनर पर शो से खड़े हुए हैं कि भाई मैं अकेला हूँ और मैं पब्लिक को लेके चलना है। तो मुझे पब्लिक के, चलो ठीक है, देखिए इतना बड़ा इन्होंने वो वहाँ एक धरना लगाया, 6-8 महीने असेंबलियों के सामने वो खड़े थे बड़े शो के साथ, ये वो पब्लिक आई, यूथ को जमा किया, चलो ठीक है, सब कुछ हो गया। मैं कह रही हूँ 3 साल के अंदर एक बच्चा चल के बोलना सीख जाता है। शायद मैं भी मदर हूँ, आप भी मदर समझते हैं, बच्चा बोल के सीख जाता है। हाँ। तो 3 साल के अंदर कुछ एक तो काम मुझे एक्टिविटी बता दें जो मुझे लगे कि वाकई बड़ी मज़े वाली है। एहसास प्रोग्राम, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हमारी बीवी का था। उनको उन्होंने कब्जा करके एहसास नाम दे दिया। आज आपको पता है, आज ही मैंने मीटिंग की, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा था। उन गरीब इलाकों में जहाँ मैं लियारी के इलाके में गई, वहाँ एक बड़ी मीटिंग हुई, कितनी लेडीज़ आई, एक एक के हाथ में कार्ड, बीवी का कार्ड बंद कर दिया, बीवी का कार्ड बंद कर दिया। इसमें मुझे पैसे मिलते थे, हमें पैसे मिलते थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये क्या कर रहे हैं। उन गरीब का पैसा बंद कर दिया जो एक रोटी के लिए। आप कब्जा तो नहीं कह सकते, कब्जा ही हुआ। जो है वो इस मुल्क के वजीर आजम हैं, तो आप कब्जा तो देखिए, ये प्रोजेक्ट हमारी बीबी साहिबा का था, इनका नहीं था। आप अपने लिए कोई नया प्रोजेक्ट लाते तो फिर मैं मानती। आप ले आते किसी कैब का, किसी बिल्डिंग का, किसी प्रोजेक्ट ऐसा होता है जो गरीबों के लिए होता है और मुझे नजर आता, तो मैं कहती वाकई बड़ी जबरदस्त है। ये प्रोजेक्ट हमारी बीबी साहिबा का था। नाम आप चाहे कुछ भी दे दे, आप जहाँ भी खड़े रहेंगे नाम तो वही आता है, बीबी का कार्ड, तो फिर आप क्या कर लेंगे। सही, चलें, बहुत सारी बातें हुई आपसे और बहुत सीरियस टोन पे शो चल पड़ा है, तो हम थोड़ा सा इसको नॉर्मलाइज करते हैं। आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की तरफ। स्कूलिंग मुझे बताइएगा, कहाँ से आप? मैंने स्कूलिंग तो बहुत छोटे से इलाके से की, लियारी से मेरा ताल्लुक़ था। तो मेरी वालदा तो बड़े छोटे से घर की थी, तो मैं उस वक्त मेरी वालदा कहती थी कि बेटा जब पढ़ना है तो गवर्नमेंट से भी अच्छा आप तालीम हासिल करोगी। तो मैं कहती थी मम्मा बड़ी बड़ी स्कूलों में बच्चे जाते, बोला नहीं बेटा आप यहीं से पढ़ के दिखाओगे, आप तालीम हासिल करनी ना, एजुकेशन। वो यकीन करें मैंने वहीं से माशाल्लाह पढ़ने के लिए बड़ा या छोटा होना कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो मैंने बस वहीं से पढ़ना तालीम स्टार्ट की। तो उस वक्त तो हमारी बहुत छोटी छोटी स्कूलें होती थी और मैं जाती थी बड़े शौक से। लेकिन मदर को मैं हमेशा शिकायत करती थी कि बड़े बड़े बच्चे ऐसे जाते हैं, वैसे बड़े स्कूलों में जाते हैं। तो कहती थी नहीं बेटा, पैसा चाहे कितना भी हो लेकिन शौक के लिए नहीं होता है। आप यहीं से तालीम हासिल करो और सिखाओ, लोगों के लिए एक मिसाल बनो। तो वाकई मेरी मदर एक मिसाल थी। तो बचपन में शरारती थी आप? मार बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत मार पड़ी? मार नहीं पड़ती थी, मम्मा जब बख्श देती थी। मेरी वालदा बड़ी अच्छी थी लेकिन शरारती बहुत थी। मुझे बस एक आदत होती थी कि जिसने जो करना है फिर मैं बाद में थोड़ी देर के बाद उसका वो ही करके आती थी। आपको गलत लग रहा है कि आप बचपन में शरारती थी? आप अभी भी बहुत शरारती हैं, क्योंकि शरारत आपकी आंखों में भरी हुई है। और मुझे पता है माशाल्लाह से आपकी स्माइल जो है वो इतनी प्योर है और आप इतनी नेचुरल किस्म की बातें की हैं अभी आपने। मुझे ये बताइएगा, आपका कॉलेज कहाँ से था? कॉलेज भी मेरा लियारी से ही था, रौनक इस्लाम। मुझे बहुत शौक था कॉलेज जाने का। तो मेरी शादी हो चुकी थी तो कॉलेज मेरे हस्बैंड ही लेके जाते थे। अच्छा, शादी कितने अरसे में हो गई? शादी मेरी मैट्रिक की फौरन बात हो गई तो हस्बैंड ने कॉलेज का। इसके अंदर रीजन क्या था? वो लव मैरिज थी? असल में लव मैरिज भी थी, लेकिन मसला ये था कि हमारी जो, आपको पता है, सैयद एक कमेटी होती है, बहुत जल्दी शादी वहाँ हो जाती है। सही। तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं, उस वक्त एक होता था ना बचपना, लड़कपना, तो मैं जरा सी शैतान, चुलबुली। और वो अभी भी हूँ, चुलबुली में अभी भी कम नहीं। मैंने अभी आपको अर्ज की ना, आप हैं। हाँ, चुलबुली, मजाक करना, मस्ती करना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हस्बैंड बहुत अच्छे मिले। उन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। मैट्रिक में शादी हो गई और उसके बाद फर्स्ट ईयर जो है वो आपके हस्बैंड आपको कॉलेज छोड़ने हस्बैंड से ज्यादा मेरे ससुर जी ने
मैं अपने बाबा की जितनी तारीफ करूं, अच्छा। वो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। बिल्कुल आज जो मैं हूँ ना, उनकी वजह से हूँ। क्रेडिट देना चाहिए। हाँ, मैं अपने बाबा की वजह से हूँ। मैं जब भी बैठती थी ना, आज जो मैं इतना कॉन्फिडेंट से आपके सामने बात कर रही हूँ ना, मुझे सिखाने में भी उनका हाथ है। उन्होंने मुझे हमेशा कहा, लड़की हो क्या डरती हो, जाओ आगे, बढ़ो आगे। वो बड़े खुश होते थे मुझसे। बस अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और मेरी वालदा को अल्लाह जन्नत नसीब करे, क्योंकि बहुत मुझे सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है। अल्लाह उनको गरी के रहमत करे। उसके बाद कॉलेज में ऐसे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? जी। यूनिवर्सिटी गई? बिल्कुल। कौन सी यूनिवर्सिटी गई? यूनिवर्सिटी असल में जाने का दाखला तो ले लिया, लेकिन ये कि वही है उर्दू यूनिवर्सिटी में, लेकिन थोड़ा बहुत, क्योंकि वही था, प्राइवेट कर लिया, टाइम का इश्यू होता था। लेकिन ये कि इतना एंजॉय नहीं किया। जिस तरह का माहौल उस वक्त चल रहा था ना कराची में, तो जरा टेंशन थी, तो घर वाले भी डर जाते थे कि कुछ हो ना जाए। आपको पता है ना, कराची का माहौल आज से 12-13 साल पहले बड़ा अजीब सा हो गया था। बिल्कुल, उसके बारे में कौन नहीं जानता है कराची के माहौल के बारे में। खैर, उसके बाद मुझे बताए, बच्चे कितने हैं आपके? 4। माशाल्लाह, 4 बच्चे हैं। मेरी माशाल्लाह पहली बेटी 17 साल की है, और माशाल्लाह वो बिल्कुल सेम टू सेम। बिल्कुल नहीं लगती आप कि माशाल्लाह 4 बच्चे और बड़ी बेटी इतनी बड़ी है। हाँ, और आप माशाल्लाह तो खुद माशाल्लाह अभी इतनी यंग और इतनी एनर्जेटिक है। जिसके पास भी आप बैठे, मरीज के पास भी बैठे तो वो उठ के बैठ जाए बैठे तो। थैंक यू। बस ये कि बच्ची मेरा बड़ी अच्छी है, वो बिल्कुल मेरी तरह है, लेकिन जब से छोटी जो है ना, सबसे लास्ट, उसके अंदर मुझे अपने पूरे नक्श नजर आ रहे हैं कि मैं कहती कि दूसरी रोज खान आ गई। मतलब डिट्टो आपकी कॉपी है? बिल्कुल टिकटॉक मेरी कॉपी है, बिल्कुल मेरी तरह बोलना, स्टाइल, चुलबुली, बड़ी वाली शांत है, वो अब्बू पर गई है। The way you talking to me like that, she's so cute ना। मतलब I must say that कि you are very pure, you know, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू। मेरे ख्याल में आपको किसी ने ये बताया नहीं होगा, मैं पहला बंदा जो आपको बता रही हूँ, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। थैंक यू। तो बच्चों में से किसी में है पॉलिटिक्स में आने का जुनून? बेटी है मेरी 3rd नंबर की, उसे बहुत शौक है। जब मैं कोऑर्डिनेटर बनी तो वो हमेशा कहती थी मैं सेकंड कोऑर्डिनेटर हूँ। मैंने कहा अच्छा, अभी भी कहती है। अच्छा। मैं जिस सौदे पे होती हूँ उसका मुझे दूसरा रिप्लाई करती कि मैं सौदे पर हूँ और मैं करूँगी। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप ही को बनाऊंगी। बड़ी वाली को तो वो तरह वो है, तो बिल्कुल सेम मेरी फैज वैज सेम है, लेकिन उसे शौक नहीं है। वो कहती है आप ही जाओ, मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ। वजह? बस वो असल में बस मतलब आपसे मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ है। वो असल में अपनी वालिद पे गई है, वो वालिद कम बात करते हैं उनके, और मैं बहुत बातूनी भी हूँ, मजाक मस्ती। मैं घर में भी होती हूँ ना, तो मुझे सुकून नहीं होता है। टीवी देखना, चुलबुली, हंसना, खेलना। तो वो कहती मम्मी मुझे तो ऐसा लगता है, और हम दोनों सेम है ना, तो वो लगता नहीं कि हम माँ बेटी, हम अक्सर बैठे होते हैं, दोस्तें आते हैं, आप दोनों दोस्त हैं। मैंने अभी आप देखे नहीं है आपके बच्चे, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि आप माशाल्लाह इतनी यंग लग रही हैं। मुझे नहीं पता था आपके माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं और बड़ी वाली बेटी इतनी बड़ी है। एनीवेज, आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, जब लड़ाई होती है तो सबसे पहले सॉरी कौन बोलता है? हस्बैंड। वो मुझसे बहुत Don't tell me, सीरियस। Oh my God! वही सॉरी कर लेते हैं और वही मुझसे इतना प्यार करते हैं, हमारी झगड़ा होता ही नहीं है। आपने कभी सॉरी नहीं बोला? मैं वैसे सॉरी नहीं कहती। It's a very rare. सियासत में जब से गई हूँ, वैसे भी मैं नहीं कहती थी। जब मैं बता रही हूँ ना, मैं थोड़ी चुलबुली हूँ, और मेरी वैसे लड़ाई वैसे कम ही होती है, और हो जाए तो फिर खैर नहीं उसकी। नहीं, बिल्कुल वो लग भी रहा है। बिल्कुल खैर नहीं है, फिर वो उसने मुझसे बच के रहना है। अच्छा, तो खाना आप ऑब्वियसली खुद ही बनाती होंगी कि वो बनाते, वो भी हस्बैंड बनाते हैं? नहीं, हस्बैंड तो खाना सिर्फ खाते हैं, बनाएंगे क्यों, वो सिर्फ खाना खाते हैं और सिर्फ ऑर्डर करते हैं। वैसे मेरी जो है घर में, कभी मासी बना लेती, कभी मैं बना लेती हूँ। कभी हस्बैंड ने आपके लिए कुछ बनाया? चाय बना देते। बनाते हैं? हाँ, वो शौक से, मैं पीती भी शौक से हूँ। उन्हीं के हाथ की। चलिए जी, ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे आप सारी जिंदगी उनके हाथ की चाय पीते रहे। नहीं, वाकई। आई एम वेरी शॉक्ड कि आपने सॉरी नहीं बोला। नहीं, ये जो बात है ये मुझे बहुत ज्यादा लग रही है, क्योंकि मोस्टली बीवियां जो हैं सॉरी बोलती हैं, और यहाँ पे ये कह रही हैं कि शौहर इनको सॉरी बोलते हैं। वो मुझसे असल में बहुत प्यार करते हैं। वो देखिए प्यार का होता है ना, वो प्यार करते हैं तो वो कभी कभी वो जब आते हैं, और वैसे भी हमारा झगड़ा होता ही नहीं है। अच्छा, होने की कोई वजूहत ही नहीं है।
मैं उनकी बात समझ जाती हूँ, वो मेरी बात समझते, वो मुझे बहुत अच्छी तरह समझते। हम आंखों ही आंखों में हर बात कह भी देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता। आपके लहजे से पता चल रहा है कि आप अच्छी तरह समझा भी देती होंगी। बिल्कुल नहीं नहीं, वो वैसे इतना प्यार करते। मैं कह रही हूँ ना कि मैं तो बहुत आम सी एक लड़की थी, सियासत की एबीसी मुझे नहीं पता थी। वो खुद बैक पर रह के उन्होंने मुझे एबीसी नहीं एबीसी जेड तक सिखाया। उन्होंने आपको बिल्कुल सपोर्ट किया। बर्थडे किसको याद रहता है दोनों में से? सीरियस बताएं? दोनों को नहीं। असल में बर्थडे मनाना मुझे वैसे ज्यादा पसंद नहीं है और मैं अपनी बर्थडे ज्यादातर बहुत कम मनाती हूँ। What is the reason behind that? कोई बना एक साल कम हो जाता है उम्र? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बच्चों की वैसे इतनी सारी आ जाती है, 4 बर्थडे उसी में एंजॉय करती हूँ। और वैसे जो मेरी बर्थडे आती है तो मेरे भाई बने हुए हैं, दोस्तें बनी हुई है, वो खुद ही सरप्राइज रख लेते हैं। तो हस्बैंड भी वैसे बच्चे काटते हैं तो वो उनके साथ फिर शेयर हो जाती है। यानी कि आपको सरप्राइजेस पसंद है? बिल्कुल। मुझे आपको सरप्राइज दे तो आप बहुत खुश होते हैं। वो मुझे गिफ्ट कर देते हैं अच्छा सा जब मेरी बर्थडे आती है, लेकिन वो मुझे ये पसंद नहीं है शो शा दिखावा। ये तो हर औरत को पसंद है, कोई उसको गिफ्ट कर दे। गिफ्ट अच्छा लगता है। गिफ्ट अच्छा लगता है। एनिवर्सरी किसको याद रहती है? हम दोनों को याद रहती है और मेरे खुसूसी मेरे बच्चों को याद रहती है। उन्होंने वो डेट सेट की हुई है कि उसमें हमारी शादी हुई थी तो वो बड़ा एंजॉय करते हैं। उस दिन हम जरूर केक काटते हैं, अपने घर में खाना भी अच्छा सा बनाते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। मतलब आपस में आप फैमिली जो है, हाँ, उस दिन में मुझे अपनी मेरी बस एक मदर इन लॉ, मेरी सास ही बची है, तो बस मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरा दिल चाहता है कि वो बच्चों के साथ टाइम एक्सपेक्ट करे और हमारे साथ बैठे, क्योंकि मेरे खुद की माँ, वालदा, मेरे ससुर सबकी इंतकाल हो गया है। तो कोई ऐसा कोई खास बचा नहीं। और आज के नफसा नफसी दौर में मैं देख रही हूँ ना, सबको अपना अपना घर प्यारा है, सब अपनी अपनी लाइफ में लगे हुए हैं। और वो पहले जैसा दौर नहीं रहा जैसे मैं अपनी बचपन से आती थी कि फैमिली घर, और मुझे फैमिली घर और लोग और शोर बहुत पसंद है। मतलब आपको सब लोग एक साथ रहे, आपको वो चीजें बहुत अच्छा लगता है। बहुत हमारी दुआ है कि आप अपनी फैमिली के साथ इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहें। और बहुत अच्छा किया आपने यहाँ आकर और हमारे शो को 4 चांद लगा दिया आपने। थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। हमें आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और व्यूअर्स, मेरे शो का वक्त हुआ जा रहा है खत्म। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले शो में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।